हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। हमारी समष्टि अर्थशास्त्र का इकाई 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुद्रा और बैंकिंग। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मुद्रा होती क्या है। भाई डेफिनेटली कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले उसके मीनिंग को तो जानो। आप बोलोगे ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुद्रा हमें पता है, जो ये नोट है ये मुद्रा है। ठीक है, इसी को क्यों मुद्रा माना गया। ठीक है, इसको मुद्रा क्यों माना गया, क्योंकि ये विनिमय के माध्यम के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है कि हमारी सरकार ने, या हम कहेंगे किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, वह हमें क्या कर रहा है, स्वीकृति दे रहा है कि आप इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैं पिछला पुराने वाला 500 रुपये का नोट दे दूँ और आप किसी दुकान में जाकर उसको यूज़ कर लो, नोट तो वो भी है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब उसको सरकार ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि अब यह विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मुद्रा क्या है, जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब जब ये मुद्रा नहीं थी तो क्या था, तो थी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि हम लोग वस्तुओं का वस्तुओं के साथ लेन देन करते थे। हम कोई मुद्रा वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास ये पर्स है, मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे पर्स की ज़रूरत है, तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत है, आपस में अदला बदली कर लिया और हो गई। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। यह विनिमय की एक प्रणाली है जिसमें लेन देन में भागीदार पैसे का उपयोग किए बिना सीधे अन्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। कि इसमें कोई भी पैसा नहीं आता, सीधा वस्तुओं और सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं के साथ क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। जैसे आप सोचो कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इसमें कोई, मतलब जैसे कोई आपको ट्यूशन टीचर है वो पढ़ा रहा है, आप उसमें कोई पैसे ना दो, आप उसको कोई वस्तु ला के दे दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं का वस्तुओं के साथ लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ त्रुटियां थी। वो क्या थी, पहली त्रुटि थी हमारा आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आप कहोगे ये क्या चीज़ है, इसको हम पढ़ते हैं। देखो, ये एक अंकल है, इसका नाम रख देते हैं अंकल सैम। इनके पास एक मुर्गी है, लेकिन इनको चाहिए जूते। ये कह रहा है मुर्गी तो मेरे पास है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए। मैं जूतों की एक जोड़ी के साथ चिकन का व्यापार करूंगा, मतलब मैं चिकन दे दूंगा और उसके बदले में क्या कर दूंगा, एक जोड़ी जूते दे दूंगा। ठीक है भाई। अब आ गए दूसरे वाले अंकल। ये वाले अंकल थोड़े से खड़ूस लग रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं मेरे पास जूते तो हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे चिकन विकन की जरूरत नहीं है। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम एप्पल खाओ, रोज क्या खाओ, सेब खाओ। ठीक है, तो अगर ये इसको भी चिकन चाहिए होता तो आपस में क्या कर लेते, दोनों ट्रांजैक्शन कर लेते, आपस में लेन देन कर लेते। लेकिन चाहिए क्या इसको, इसको चाहिए सेब। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या करना पड़ेगा, मुर्गी पालक को सेब के बदले मुर्गी लेने वाले किसान को ढूंढना पड़ता है। फिर उस सेब के बदले में एक जोड़ी जूते मिल सकते हैं, मतलब इस तरीके से अलग अलग जगह पे आपको घूमना पड़ता है। अब पैसे के साथ आप क्या कर सकते हो, इजिली पैसे दिए और आपने अपनी वस्तु ले ली। ठीक है। दूसरी, तो सफल वस्तु विनिमय के लिए क्या करना, दोनों पक्षों को वही चाहिए जो एक दूसरे के पास है। अगर दोनों के पास वो चीज़ें नहीं है तो समस्याएं उत्पन्न होती है और हमारा जो व्यापार है वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। अब आता है कि मूल्य की एक समान इकाई का भाव, जो दूसरी एक समस्या है किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, वह क्या है, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। कि वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए कोई एक मानक इकाई नहीं होती है। कि हम एक मानक इकाई नहीं, जैसे आज हम कहते हैं कि ये 10 रुपए की चीज़ है, ये 20 रुपए की चीज़ है, ये 1000 की है, ये 2000 की है, हम एक इकाई में माप रहे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं कहूँ बकरी के बदले में सेब दे दो, आप कहोगे कहाँ बकरी कहाँ सेब, लेकिन ऐसा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई सामान्य इकाई नहीं होती थी, किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु के साथ में क्या कर लिया जाता था, एक्सचेंज कर लिया जाता था। दूसरी एक समस्या है मूल्य का भंडारण और मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई। देखो, व्यक्ति अपनी संपत्ति या कमाई का एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए निवेश के रूप में उपयोग करता है। हम जब भी, हमें हमारे पास पैसे होते हैं तो हम सोचते हैं कि इनको
कुछ पैसे बचा लेते हैं, बचत करते हैं, या कुछ पैसे हम निवेश करने के लिए सोचेंगे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आती थी। जैसे कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं आपने सुना हुआ है, समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा हुआ है कि वे वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती। तो इन वस्तुओं को क्या हम संग्रहित करके रख सकते? नहीं रख सकते। दूसरा, कुछ वस्तुओं का हम हस्तांतरण नहीं कर सकते, जैसे अचल संपत्ति होती, जैसे हमारे घर। क्या हम उसको उठा के कहीं लेके जा सकते हैं? नहीं। हाँ, मुद्रा की मदद से हम ले कर सकते हैं। बेचा और दूसरी जगह पे खरीद लिया, ठीक है। तो मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम संग्रहित करके रख सकते हैं, लेकिन हम वस्तुओं का भंडारण और हस्तांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चौथी एक प्रॉब्लम क्या आती है, भविष्य के भुगतान या संविदात्मक भुगतान में कठिनाई। कि हमें कोई भविष्य में भुगतान करना हो, या हमने किसी से पैसा उधार लिया हो, उसमें दिक्कत आए। अब पैसा नहीं है, अब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं के केस में ये एक समस्या है। क्या? ऋणदाता पुनर्भुगतान के समय समान गुणवत्ता वाली सामान की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होता। जैसे मान लो आज किसी ने गेहूं लिए, अब 6 महीने बाद सेम गुणवत्ता वाले गेहूं उसको वापस करने पड़ेंगे, जो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। और पुनर्भुगतान के लिए किसी विशिष्ट वस्तु का उपयोग किया जाए, इस पर मतभेद हो जाता था। भाई लड़ाइयाँ हो जाती थी कि ये तो नहीं, मेरे वाली वस्तु तो दूसरी थी, ये वस्तु दूसरी है। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी किसके टाइम पे, वस्तु विनिमय प्रणाली में। कोई बात नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली आई तो हमारे मुद्रा आई। मुद्रा के दो कार्य आए, ठीक है। पहला था प्राथमिक कार्य, दूसरा क्या था, द्वितीयक कार्य। जरा पहला देखते, प्राथमिक कार्य में क्या क्या आएगा। प्राथमिक कार्य में हमारे आते हैं विनिमय का माध्यम, और दूसरा आता है इकाई का माप, ठीक है। ये विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है और इकाई के माप के रूप में। द्वितीयक कार्य में मूल्य संचय और अस्थगित भुगतान का माप, जो भी हमारे भविष्य में जो भुगतान होते हैं उसका मानक है। जरा हम इनको वन बाय वन करके समझते हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब कि हम किसी भी वस्तु का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पैसा दिया और कर दिया लेन देन, हो गया ना। तो विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करता है। कई बार ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी समस्या को दूर करता है। तो कौन सी समस्या को दूर करता है? आवश्यकता का दोहरा सहयोग समस्या को दूर करता है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। तो विनिमय का माध्यम कौन सी समस्या को दूर कर रहा है? आवश्यकता का दोहरा सहयोग। दूसरा है इकाई का माप। इकाई का माप मतलब कि आप अब कोई भी वस्तु को माप सकते हो, उसकी कीमत से माप सकते हैं ना कोई भी वस्तु की कीमत, कि भी इतने की ये कीमत है, इतने की ये। तो हम आसानी से कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। अपना आर्थिक गणना और वित्तीय नियोजन भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, अब इस फ़ोन में और इस फ़ोन की हम आसानी से प्राइस माप सकते हैं ना। दोनों का प्राइस हम बता सकते हैं कि इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। तो ये क्या हो गया, इकाई का माप। नेक्स्ट है मूल्य संचय। मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है। कैसे? हम आसानी से कोई भी मुद्रा को कितना भी संचय करके रख सकते हैं। होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुद्रा आप कितनी भी दे दो। बोले जैसे हमारे नेता लोग हैं, उनके पास कितनी कितनी मुद्रा का वो संचय करके रखते हैं, पैसा जमा करके रखते हैं। तो कैसे कर पाते हैं वो लोग? वो इसी तरीके से कि संचय करके रखते हैं कि आसानी से। लेकिन अगर यही वस्तुओं के केस में होता तो क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तुओं में हम लोग, कुछ वस्तुएं हमारी कैसी होती हैं, नाशवान वस्तुएं होती हैं, और हम परिसंपत्ति इनको हम कर संचय करके नहीं रख सकते, ठीक है। फिर आता है अस्थगित भुगतान का मानक। अस्थगित भुगतान कौन से, जिसका हम अस्थगित भुगतान कौन सा होता है, जो भुगतान भविष्य में किया जाता है। कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अस्थगित भुगतान वे भुगतान होते हैं जो भविष्य में किए जाते हैं। तो लेन देन, जैसे अनुबंध ऋण करने में सक्षम बनाता है। इस टाइप के लिए इजीली आज हम पैसा देते हैं, वो बंदा विद ब्याज के साथ में हमें पैसा वापस कर देता है। तो इजीली क्या हो गया, अस्थगित भुगतान का मानक है। तो मुद्रा के कार्य एक बार फिर से देख लेते हैं। यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, मूल्य का मापन करता है, मूल्य संचय और अस्थगित भुगतान का मानक है। अब तो जरा डेफिनेशन पूरी कंप्लीट करें मुद्रा की। डेफिनेशन क्या? जिसमें सामान्यतः विनिमय के माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य के भंडार और अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। मतलब सिर्फ हम ये नहीं कहें विनिमय का माध्यम है, विनिमय के माध्यम के साथ अगर हम उसका माप कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं और अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ऐसी मुद्रा को हम, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। क्लियर है? अब जरा मुद्रा का विकास। जो आज हम मुद्रा देख रहे हैं वो हमारे पास नहीं थी। पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली।
पहले क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ लेन देन, अभी अभी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या आई? जब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो एक साथ ही नहीं कागजी मुद्रा आ गई थी। पहले क्या आई? धातु मुद्रा, जैसे आपने देखे होंगे सिक्के, सोने के, चांदी के सिक्के। फिर इनमें कुछ दिक्कतें आई तो कागजी मुद्रा आ गई, कागज के पैसे जो आज भी हम यूज़ करते हैं। और हम थोड़े से और एडवांस होते गए, विकसित होते गए, तो हमने प्लास्टिक मनी का यूज़ किया, जो आज हम यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये क्या होती है? हमारी प्लास्टिक मनी। तीसरा, डिजिटल मुद्रा, जो आज बहुत फेमस हो चुकी है। जी पे, फोन पे, जो हमारा ये है ना पेटीएम, ये सब क्या है? डिजिटल मुद्रा। तो इन सब से हम क्या कहेंगे? ये हमारे मुद्रा का विकास हुआ। अब मुद्रा का वर्गीकरण करते हैं। हमारी 4 प्रकार की मुद्रा का वर्गीकरण। पहली होती है आदेश मुद्रा, दूसरी होती है न्यास मुद्रा, तीसरी होती है पूर्ण कार्य मुद्रा, और फोर्थ वन होती है हमारी साख मुद्रा। जरा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा कौन सी? जिसको सरकार ने आदेश दे दिया कि ये मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब सोने जैसी भौतिक वस्तुएं नहीं आती, वो वस्तुएं भी, जैसे नोट, हम क्या कहेंगे? जो हमारे पास आपकी पॉकेट में अगर कर रखा नोट है, वो क्या है? आदेश मुद्रा है। सरकार ने कह दिया कि इसको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? आदेश मुद्रा। दूसरी होती है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा होती है जैसे चेक, आपने चेक सुना होगा, चेक को हम न्यास मुद्रा कहते हैं। अब ये कब होती है? जब भुगतान करता और भुगतान प्राप्त करता, भी जिसको पैसे देने हैं और जिसको जो पैसे ले मिलेंगे जिसको, उनके बीच में अगर विश्वास है तो इसको ऐसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे मान लो किसी पर्सन को पेमेंट करनी है, तो उसने कहा मैं तो चेक दे दूंगा, तो वो बोलता है ठीक है चेक दे दो। दोनों के बीच में अगर विश्वास है, अगर वो कहे नहीं नहीं मुझे चेक नहीं, मुझे तो अभी कैश में चाहिए, तो जब दोनों के बीच में विश्वास है तो वो क्या हो सकता है? हमारी कौन सी मुद्रा होगी? न्यास मुद्रा। तीसरी मुद्रा है हमारी साख मुद्रा। अब देखो, दो चीजें होती है, एक होता है आंतरिक मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। आप बोलोगे ये क्या है? आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य। आंतरिक मूल्य, जैसे अब मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर हमें एक 500 रुपये का नोट बनाना है, तो उसको बनाने में कितने पैसे खर्च होंगे? आप बोलोगे पैसे खर्च होंगे, पैसे को बनाने में पैसा खर्च होगा, ये कैसी बड़ी बात हुई? हाँ देखो, पैसे को बनाने में पैसा तो खर्च हुआ ना, उसमें पेपर लगा, इंक लगी, मशीन का खर्चा, कुछ पैसा खर्च हुआ ना। तो जो पैसा खर्च हुआ, मान लो उसको बनाने में 10 रुपये खर्च हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? उसका आंतरिक मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या है? 500 रुपये। आप कितने कितने रुपए तक की वस्तुएं खरीद सकते हैं? जो उस पर अंकित है, तो उस पर कितना अंकित है? 500, तो वो क्या हो गया? उसका अंकित। तो साख मुद्रा क्या होती है? जिसका मुद्रा मूल्य, यानी कि जो उसका मूल्य, जैसे 500 रुपये के नोट का 500 रुपये क्या हो गया? मुद्रा मूल्य। वस्तु मूल्य, मैंने कहा अभी 10 रुपये उसको बनाने में लगे, तो 10 रुपये क्या हो गया? उसका वस्तु मूल्य। वो उससे ज्यादा हो तो उसको हम कहेंगे साख मुद्रा, यानी कि उसका मुद्रा मूल्य ज्यादा है और वस्तु मूल्य कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? साख मुद्रा। समझ में आ गया आपको? जिसका मुद्रा मूल्य वस्तु मूल्य से ज्यादा हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कौन सा कहेंगे? साख मुद्रा। अब आती है पूर्ण कार्य मुद्रा। पूर्ण कार्य मुद्रा। पूर्ण कार्य मुद्रा क्या होती है? जो दोनों चीजें बराबर हो, जिसका आंतरिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य के बराबर होता है। जैसे आप कहोगे कॉइन्स, अब मैं कहूंगी 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए के कॉइन में 1 रुपए जैसी वस्तु खरीद सकते हो और उतना ही उसका बनाने में पैसा लग गया, उसको बनाने में भी क्या लग गया? उतना ही पैसा लग गया। ऐसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं? पूर्ण कार्य मुद्रा। क्लियर है? अब जरा कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आए तो। जरा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कानूनी निविदिता कानून भुगतान के रूप में मुद्रा की स्वीकृति को लागू करती है। जैसे जो कानूनी रूप से जिसे हम मुद्रा को स्वीकृति करते हैं, इस मुद्रा को हम इस्तेमाल करेंगे, यह मुद्रा का यह कार्य इस भूमिका से संबंधित है। ये कौन से कार्य को दर्शाता है? अभी अभी हमने मुद्रा के कार्य पढ़े ना, जो हमने 4-5 कार्य पढ़े। अगर कोई मुद्रा कानूनी रूप से सरकार ने कह दिया कि इसको स्वीकार किया जाएगा, तो कौन सा कार्य है? मूल्य का भंडारण, विनिमय का माध्यम, अस्थगित भुगतान का मानक, या लेखांकन की इकाई, या हम जिसको कह सकते हैं इकाई का माप। तो इसका आंसर क्या है? विनिमय का माध्यम, बी। विनिमय का माध्यम भी, जिसको सरकार ने स्वीकृति दे दी कि आप इसको विनिमय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसको क्या कहेंगे? विनिमय का माध्यम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनको आप पढ़ो, इनमें से बताओ कौन सा विनिमय के माध्यम को बता रहा है। मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, मुद्रा अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करता है, मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है हमारा बी,
मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा जारी की गई मुद्रा क्या कहलाती है? सरकार जो मुद्रा जारी करती है उस मुद्रा को क्या कहते हैं? मैंने अभी भी पढ़ाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा इसका आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। और ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही दीजिए। थैंक यू।